तो अगर कोई क्रांति लानी है भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, तो सबसे अधिक सजग कराना होगा पूरे समाज को, माओं को, मातृशक्ति को, उनका सम्मान करना होगा, उनको शिक्षित करना होगा, उनको संस्कृत में दीक्षित करना होगा। उस दृश्य से दीदी की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 लाख महिलाएं अगर इस राष्ट्र की इसके लिए कृत संकल्पित हो जाएं, तो एक मातृशक्ति बहुत अधिक नहीं, तो यदि अगर 100 को भी प्रभावित कर दे तो 20 लाख गुणे 100, तो देश की लगभग 7-8-10% आबादी कब क्षतित हो जाएगी। और इतने लोग किसी राष्ट्र में, विवेकानंद जी तो ये कहते थे मुझे 1 लाख युवा दे दो, मेरी दृष्टि से मैं गढ़ सकूं अगर, तो पूरा राष्ट्र में एक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एक जैविक रूपांतरण हो सकता है। लेकिन अगर आप 20 लाख लोग अगर पूज्य स्वामी जी के इस मिशन से जुड़ जाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अवरोध इसको रोक पाएगा, कोई भी आंधी तूफान नहीं रोक पाएगा। तो एक प्रश्न लीगैलिटी का है, तो मैंने बताया कि ये पूरा लीगल मैंने इसलिए स्वामी जी के संकल्प को बताया कि बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि मान लो बीजेपी सरकार नहीं रही केंद्र में, तो ये बोर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा अस्तित्व में। ऐसा सवाल करते हैं, आपसे भी कर सकते हैं, लोग करते हैं ना। हाँ, तो ऐसा सवाल कर सकते हैं कि भाई अभी तो मोदी जी की और स्वामी जी की बड़ी दोस्ती है, तो मोदी जी ने दे दिया बोर्ड, अब हो सकता है पता नहीं कोई और आ जाए तो उसको हटा ले। ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर वो सीधे एक ऑर्डर देके कर दिए होते ना, सिंपल, बिना प्रोसीजर फॉलो किए हुए, लीगल, तब तो ये हो सकता था, कोई कर सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा विचार करके पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए, एक ड्यू डिलिजेंस कहते हैं जिसका लॉ में, अगर कोई लॉ के जानकार होंगे, कोई अधिवक्ता होंगी तो 2 शब्द सुनते होंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू डिलिजेंस। ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत ये बोर्ड गठित हुआ है। ये किसी एक पार्टी, एक किसी व्यक्ति से सीधा कोई आदेश दे करके नहीं हुआ है, भारत सरकार की विधिमान्य प्रक्रियाओं के तहत एक स्थापित वैधानिक बोर्ड है। पहले तो ये स्पष्ट हो लीजिए। दूसरा ये है कि वो जो सवाल था कि दूसरे बोर्ड में जा सकता है कि नहीं, हायर एजुकेशन में एडमिशन हो सकता है कि नहीं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है कि नहीं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में जेई नीट में एग्जामिनेशन के लायक बच्चा हो सकता है कि नहीं, बाकी विदेश की जो विश्वविद्यालय संस्थाएं हैं वहां अगर 12वीं के बाद जाना चाहे तो एडमिशन हो सकता है, नहीं 10वीं के बाद जाना चाहे तो एडमिशन हो सकता है कि नहीं, या बच्चे को स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है कि नहीं, ये सर्टिफिकेट वैध होगा कि नहीं, किसी प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो 10th और 12th की जो उसकी सर्टिफिकेट होंगे, मार्कशीट्स होंगे, उसकी लीगैलिटी होगी कि नहीं, राज्य सरकारें उसको मानेंगी कि नहीं, ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सवालों के लिए मैं 3-4 पंक्तियों में जवाब बता रहा हूं कि भारत सरकार ने, हाँ एक सवाल और शिक्षक लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि कोप्से से हो गया कि नहीं हो गया बोर्ड। एक संस्था है कोप्से, काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है, ये है प्राइवेट संस्था। लेकिन ओवर द टाइम कोप्से ने यह अधिकार ग्रहण कर लिया कि विभिन्न बोर्डों की समकक्षता वो स्थापित करने लगे, कोई कानूनी नहीं अधिकार है उनको। पूज्य स्वामी जी ने और हमने इसीलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मिल करके आग्रह किया कि एक प्राइवेट सोसाइटी अगर इक्विवेलेंस ड्रॉ करती है तो कभी विड्रॉ भी कर सकती है, क्योंकि तो प्राइवेट सोसाइटी है। और दूसरे हो सकता है कि किसी स्टेज पर टकराव भी हो सकता है, बिल्कुल प्राइवेट सोसाइटी है वो। तो कोप से हम लोगों ने जाकर के पूज्य स्वामी जी और हमने दोनों लोगों ने केंद्रीय मंत्री जी के समक्ष पूरी बात रखी कि हमें एक वैधानिक प्रक्रिया से एक मुश्त भारत सरकार ही सारे नेशनल और राज्य के बोर्डों के समकक्ष घोषित करें
और यहीं से हमें एक आदेश मिले कि सारी नौकरियों के लिए, सारे जगह प्रवेश के लिए यह बोर्ड पूरे देश में और विदेश में मान्य है। यह एक नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी करी। तो पहली बार भारत सरकार के पास ऐसा कोई संस्था ही नहीं थी जो सबको बोर्ड को इक्विवेलेंट घोषित करे। स्टेट बोर्ड अलग करती थी, कोप से सबके बीच में एक पंचायत करने लगी। जैसे कहते हैं ना, अनावश्यक जो लोग पंचायत करने लगते हैं, तो पंचायत बॉडी हो गई हो बिना लीगैलिटी के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अधिकृत नहीं किया। उस समय भारत सरकार को लगा, अरे ये हमारे यहाँ सब इक्विवेलेंस हो रहा है और हमारे गवर्नमेंट ने कोई इसका प्रक्रिया ही नहीं निर्धारित की है। तो उनकी भी थोड़ी आंख खुली। फिर उन्होंने एक पूरा व्यवस्था बनाई, इसके एसओपी बनाई, एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स होते हैं वो डिफाइन किया, नोटिफाई किया कि आज से ये गवर्नमेंट की बॉडी है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये इन मानकों का परीक्षण करते हुए उस भारत सरकार ने मानक तय किया कि जो इन मानकों के उपयुक्त होगा उसी बोर्ड को ऑल इंडिया सभी बोर्ड के समकक्ष इक्विवेलेंस घोषित किया जाएगा। ये जारी हुआ 15 नवंबर 2021 को। डेट भी नोट कर सकते हैं क्योंकि वो वेबसाइट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिलेगा। 15 नवंबर 2021 को यह नोटिफिकेशन हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, भारत सरकार की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो शिक्षा मंत्रालय का है, उसने 15 नवंबर 2021 को यह जारी किया कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो भारत सरकार की संस्था है, भविष्य में किसी भी बोर्ड को दूसरे बोर्ड के समकक्ष घोषित करने के लिए अधिकृत होगी और उसके लिए ये विधान होगा, ये आधार होगा। मनमानी नहीं करेगी जैसे कोप से कर देती है। तो उन्होंने आधार क्या बनाया, ये और इंपॉर्टेंट है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का पालन करने वाला होना चाहिए बोर्ड। बोर्ड को एनसीएफ फॉलो करना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। दूसरा उन्होंने कहा कि एनसीटी फॉलो करना है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। जो टीचर्स होंगे उन्हें एनसीटी के बारे में मालूम होगा। एनसीटी के मानकों का पालन करेगा, मतलब ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं ही रखेगा जो एनसीटी से अधिकृत संस्थाओं से ही प्रशिक्षित हों। जैसे बीएड, एमएड, बीटीसी, ये सब जो संस्थाएं वो उसी एनसीटी से ही होती हैं, वैध। इसके बाद तीसरा उन्होंने कहा जो राइट टू एजुकेशन को फॉलो करता हो। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने नाम्स हैं उन्होंने कहा कि इन सब का जो पालन करने वाला होगा उसी को ही इक्विवेलेंस ड्रॉ होगा, और जिसका कैरिकुलम सिलेबस भारतीय जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से ओतप्रोत होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड को एक अतिरिक्त उद्देश्य दिया गया था कि ब्लेंडिंग ऑफ एंशिएंट विजडम नॉलेज सिस्टम विथ मॉडर्न एजुकेशन। अर्थ ये हुआ कि जो आधुनिक शिक्षा है उसके साथ जो हमारा पुरातन ज्ञान परंपरा है उसका समन्वय करना भारतीय शिक्षा बोर्ड के एक प्रमुख लक्ष्य में यही है कि आधुनिक शिक्षा तो पूरी देनी है, वो सारे बोर्ड दे रहे हैं। एक सवाल लोग पूछेंगे ना कि ये बोर्ड बाकी से डिफरेंट क्या है, अलग क्यों है? तो ये बोर्ड भारत सरकार ने कहा कि सीबीएसई के गठन में नहीं लिखा है, लेकिन भारतीय सीबीएसई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है। बहुत सारे लोग पूछेंगे जब सीबीएसई था ही तो भारत सरकार ने एक नया बोर्ड देने की क्या जरूरत थी? इस बोर्ड को भारत सरकार ने एक बिल्कुल विशिष्ट उद्देश्य के साथ गठित किया है कि आधुनिक शिक्षा सामर्थ्य पूरा होगा, लेकिन उस आधुनिक शिक्षा सामर्थ्य को उपयोग करने की जो दृष्टि है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से, उसके साथ जोड़ने का काम, उसके ब्लेंडिंग का काम, उसके सम्मिश्रण का कार्य ये भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा। यह एक प्रमुख दायित्व भारतीय शिक्षा बोर्ड को सीबीएसई से अलग करता है।
उनके गठन में एक शर्त नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर भाग भी लेते हैं। अगर आपकी पुस्तकों में दिखेंगे बहुत सारी चीजें, तो उनको स्वतंत्रता थी शुरू से। अब 100 साल यात्रा हो गई सीबीएसई की, तो उनको पूरी स्वतंत्रता थी, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से किया। लेकिन हमारे लिए प्रमुख लक्ष्य है कि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यबोध को केंद्र में रखेंगे और आधुनिक सारे वैज्ञानिक सामर्थ्य, अभियांत्रिकी सामर्थ्य, चिकित्सीय सामर्थ्य भी देंगे, उन्हें आधुनिक वैचारिक भी ज्ञान देंगे, आधुनिक दर्शन का भी ज्ञान देंगे, ताकि वो आधुनिक से कटे ना, बल्कि उसमें और योग्य समर्थ हो। लेकिन उसको उपयोग करने के लिए भारतीय सांस्कृतिक मूल्यबोध को, दृष्टि को केंद्र में रखेंगे। ये इसकी अलग भिन्नता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा कौन है जो नहीं चाहेगा कि उसका भारत का बच्चा भारत की दृष्टि से हो? कोई है ऐसा जिससे आप बात करोगे कहेगा नहीं नहीं पाकिस्तान की दृष्टि का हो, चाइना की दृष्टि का हो, बांग्लादेश की दृष्टि का हो? ऐसा चाहेगा क्या कोई? लेकिन अभी जो आप पुस्तकें पढ़ा रहे हो ना, उसमें दृष्टि आपको यूरोपियन ज्यादा मिलेगी। उसमें अभी भी अंग्रेजों का भूत प्रत्येक पाठ में, प्रत्येक पंक्ति में बहुत ही जीवंत रूप से भूतात्मा खड़ी है उसमें। आप देख लीजिए उसको। इसीलिए बच्चा भी बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं कोई पंक्ति लिखी है तो कहीं कोई पंक्ति लिखी है। उसको ये समझ में नहीं आता कि इसको ये सही है कि ये सही है। तो भारतीय, अब अगला सवाल कुछ लोग उठा सकते हैं आपसे कि जब भारतीय दृष्टि की बात कर रहे हैं तो भारतीय दृष्टि क्या है? जो बहुत ही समझदार लोग होंगे या जो समझदार होने का दम्भ रखने वाले लोग होते हैं, जैसे साम्यवादी, वो उनको कम्युनिस्ट पार्टी के अगर मेंबर भी हैं तो 20 तर्क आपसे दे देंगे भारतीय संस्कृति के खिलाफ, बिना पढ़े भारत की संस्कृति को। और दूसरा, ये समाज में जो दिखती है ना कुरीतियां, कभी कभी लोग कहते हैं क्या ये भारतीय संस्कृति है क्या? आपके मन में भी कभी आ सकता है कि जो जातिवाद है, जो श्रम करने वाले लोगों को सामाजिक विभाजन के संस्करण में नीचे धकेल दिया गया, या जो स्त्रियों को अपमान और उसको एक सेकंड सिटीजन के रूप में देखने की, द्वितीय नागरिक के रूप में देखने का जो ये बोध विकसित हो गया, स्त्रियों को कमतर आंकने का जो बोध विकसित हो गया, ये जो समाज में दिखाई पड़ता है, क्या हम भारतीय शिक्षा बोर्ड इसी को भारतीय संस्कृति मान के तो नहीं रीइंफोर्स कर रहा है? और मैं बहुत ठेठ में अगर कहूं तो बहुत सारे लोग उसे सवाल कहते हैं सर ये बताओ कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं तो जो आप जो है कहीं सवर्ण मानसिकता जो भारतीय संस्कृति पर हावी है उसको पुनर्स्थापना का प्रयास तो नहीं हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से? और ये चेतना का प्रश्न जो हमारे उस समुदाय के लोग हैं जिनको इस पीड़ा का दंश झेलना पड़ा है, वो बहुत ही प्रमुखता से कहते भी हैं और उनको अधिकार भी है कहने का इस बात को, क्योंकि उनके मन में आशंका होती है। लेकिन जो लोग भारतीय संस्कृति के अध्येता हैं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति उसकी विकृति को नहीं कह रहे हैं, भारतीय संस्कृति हम कह रहे हैं उसके मूल जो वैल्यूज थे, मूल्यबोध थे, उसकी प्रकृति को कह रहे हैं। तो जो ये दिख रहा है जिसको हमने गिनाया अभी, जिसके आधार पर लोगों को आशंका होती है, ये भारतीय संस्कृति की विकृति है, ये उसका मूल स्वभाव, मूल प्रकृति नहीं है। जिन्होंने वेदों से लेकर के संहिता भाग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, षड्दर्शन जिन्होंने पढ़ा होगा, जो शैविज्म, वैष्णविज्म, सिख दर्शन, सारे दर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उन्हें लगेगा कि सब में जो साम्यता कुछ बिंदुओं पर है, जिसको हम सनातन कहते हैं, वो सनातन क्या है? और वह सनातन भारतीय संस्कृति के केंद्र में है, इटर्नलिटी। सनातन भाई जो इटर्नल है, अब वो इटर्नल क्या है? उसको अगर हम पाश्चात्य दर्शन,
भारत के दर्शन से मिला करके देखें अगर, थोड़ा इस पर थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर कहीं प्रश्न होगा जिस पर पूछेगा निर्भीक होकर। अगर आप भारत के दर्शन को देखें और पश्चिम के दर्शन को देखें, तो इसके लिए सारे दर्शनों को तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना, तुलना करने के लिए। अगर आप विश्वास करें तो मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैंने सारे दर्शनों को पढ़ा है। तो मैं बहुत ही प्रामाणिक रूप से कह सकता हूं कि अगर हम पाश्चात्य दर्शन को देखेंगे और भारत के दर्शन को देखेंगे, तो आपको भारत के दर्शन में 3-4 बहुत ही मूलभूत ऐसी चीज मिलेंगी जिसके कारण ही विश्व का कल्याण ही नहीं बल्कि ये प्लेनेट सुरक्षित रह सकती है, ये पृथ्वी, वरना पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। जैसे एक झलक दे रहा हूं आपको, बाकी जो और आप विद्वान बहनें और हैं, बेटियां हैं, वो और अपना अग्रणी पढ़ेंगी, मैं एक झलक सिर्फ दे रहा हूं कि लोग कहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन में जेंडर इक्वालिटी है, स्त्रियों के मध्य समानता की बात, और भारत में नहीं है। ये सवाल हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स उठाते हैं, और हमारे देश के लोग भी जो बल्कि यूरोपीय को एक बाइबल को एक बहुत बड़ा ग्रंथ और उसको मानने लगे हैं, वो लोग भी कहते हैं नहीं नहीं, यूरोप में तो ज्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं और उनके दर्शन में है, ये भारत में नहीं था। लेकिन आप तुलना करेंगी, पाश्चात्य दर्शन में सबसे अधिक दार्शनिकों की इज्जत 3 लोगों की होती है, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु। किन 3 लोगों की आपको नाम रटवाना चाहता हूं मैं, बोलिए? प्लूटो, अरस्तु। और ये सब के सब ईसा से 400 साल पहले से लेकर के 200 साल पहले के बीच में 200 वर्ष में रहे हैं, और सब एक शिष्य परंपरा में है। सुकरात का शिष्य है प्लूटो, प्लूटो का शिष्य है अरस्तु। ये जरूर है कि सारे शिष्य अपने गुरु से भिन्न बात किए हैं, रहे शिष्य लेकिन बात किए हैं भिन्न। और आज जब पूरे विज्ञान की यात्रा की बात होती है ना यूरोप में, तो सबसे अधिक आधार किसको मानते हैं दर्शन के रूप में? अरस्तु को। और अरस्तु का एक बहुत बड़ा, जब मैंने उसके ग्रंथ को पढ़ा तो मैं अचंभित हो गया। उसने कहा कि महिलाएं तो हाफ मेल होती हैं, मतलब अर्ध पुरुष होती हैं, पूरा प्राणी नहीं है महिलाएं, अर्ध पुरुष हैं वो। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब जो दर्शन अरस्तु का गुणगान करते हो, सारे दर्शन उसी के गर्भ से निकले हो, वो अपने मूल में स्त्रियों को ही बहुत ही पुरुषों की तुलना में आधा भी नहीं आंक रहा है, और उसको हम कहते हैं कि हमारी यूरोपीय संस्कृति का जड़ जो है वो महिलाओं के समर्थक रहा है। कितना भ्रामक है, इसलिए हमने पढ़ा नहीं। दूसरा, हम कहते हैं कि ये जो हमारा रोमांटिसिज्म है, छायावाद है यूरोप का, वो प्लेटो से आया, क्योंकि प्लेटो कहता है कि आत्मा अजर अमर है। ठीक कब कहता है? 300 BC, ईसा से 300 वर्ष पहले। और हमारे उपनिषद कितने साल पुराने हैं, जो अंग्रेजों के रूप में ही अंग्रेज भी मानते हैं, मान लो हम तो बहुत पुराना मानते हैं, लेकिन वैदिक दर्शन को वेद संहिता से लेकर उपनिषद जो चारों खंड हैं, संहिता से लेकर उपनिषद का कालखंड, उसको अब यूरोप के लोग भी मानते हैं कि ईसा से 1000 साल पहले से लेकर के 2000 साल पहले के बीच का है ये, मतलब आज से 5000 साल पुराना। तो आत्मा की अजरता अमरता की बात भारतीय संस्कृति में कब हुई? कम से कम 4-5 हजार साल पहले, कम से कम इनके 300 साल जो उससे पहले, जो अब तक 2300 साल से पहले तो हुई ना। तो प्लेटो साहब आत्मा की अजरता अमरता के संस्थापक हैं कि भारत के दर्शन? लेकिन वो क्लेम करते हैं कि प्लेटो ने किया। अभी भी उनके सारे जो वेस्टर्न फिलोसोफर हैं प्लेटो को ही क्रेडिट देते हैं, भारत को नहीं क्रेडिट देते। वो कहते हैं हमारी नकल किया भारत ने, और हम मान भी लेते हैं। हमारे यहाँ के विद्वान भी तर्क करते हैं उसी लाइन पर। सबसे बड़ी दुर्दशा इस समय क्या है, जो पूरे विश्व की समस्या में सबसे पहली समस्या है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन तेजी के साथ।
आप देखिए ना, गुजरात जैसा प्रदेश पूरा शहर के शहर जो है बाढ़ग्रस्त है। ओशन के सामने, समुद्र के किनारे तमाम लोग परेशान रहते हैं। सुनामी अचानक आ जा रही है, हिमालय पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहा है। जंगलों में आग लग रही यूरोप के, जहां टेम्परेचर है -22 डिग्री। -22 डिग्री के जगहों पर जंगलों में आग लग रही है। ये क्लाइमेट चेंज है। और इसके लिए दोषी कौन है? हाँ, पाश्चात्य संस्कृति। सिर्फ पेड़ कटना तो बहन जी एक छोटा सा है। पाश्चात्य जो विचारधारा है, क्यों? उसमें एक बहुत ही एक ऐसा दार्शनिक पैदा हुआ था, फ्रांसिस बेकन। क्या नाम बताया हमने? वो कहता है, जब ये विज्ञान की यात्रा शुरू हुई ना, तो उसने एक बहुत बड़ा दार्शनिक के रूप में मान्यता है यूरोप में, और वो कहता है कि प्रकृति जो है वो दोहन के लिए है। प्रकृति से जो भी जितने भी घटक अवयव हैं, ये मनुष्य के लिए बने हुए हैं। इनका दोहन करो और अपने विकास की यात्रा बढ़ाओ। जितना खुशहाल हो सकते हो, प्रकृति से जितना लूटना हो, खसूटना हो, करो, दोहन करो, एक्सप्लॉइट करो रिसोर्सेस। और उसी दर्शन के आधार पर वैज्ञानिक वहां के लोग सारी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किए। फ्रांसिस बेकन को बहुत महान दार्शनिक मानते हैं वो। और वो कहता है प्रकृति दासी है, और हम क्या कहते हैं? माता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो ये जो, अब बताइए कौन सा दर्शन, कौन सा मूल्यबोध विश्व को बचाएगा? भारतीय दर्शन। क्योंकि जब तक हम प्रकृति के साथ स्वयं को उसका एक अभिन्न घटक मानने का बोध नहीं विकसित करेंगे मनुष्य में, तो ये तथाकथित मानववाद प्रकृति से को नष्ट करके मानव भी विनष्ट हो जाएगा, भस्मासुर हो जाएगा स्वयं का। तो इसलिए हमने कहा कि भारतीय संस्कृति के दर्शन क्यों जरूरी है, क्यों पूरे विश्व के लिए जरूरी, सिर्फ भारत के लिए नहीं। और हमें अपना गौरव भी महसूस होता है। लोग आकर के पाश्चात्य दार्शनिक हमारी किताबों में ये पढ़वा दें, हायर एजुकेशन से लेकर स्कूल एजुकेशन में, कि अंग्रेजों ने हमको सिविलाइज किया, अंग्रेजों ने हमको डेमोक्रेसी सिखाई, अंग्रेजों ने हमें जिंदगी जीना सिखाया, अंग्रेजों ने हमारा विकास किया, और हमारे यहाँ पहले तो कुछ था ही नहीं, हम तो जंगली थे, अंधविश्वासी थे, हम तो मूर्ख थे। ये भावना जो उन्होंने भर दिया, और आज भी भावना चली आ रही है। इसलिए कोई भी बच्चा जब आजाद समर्थ होता है तो यूरोप और अमेरिका की ओर देखने लगता है, भागने लगता है, और कोई जगह नहीं मिलती तो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कहीं और पढ़ने को नहीं मिलता तो यूक्रेन तक चला जाता है। इसलिए वो भारत को हीन समझने लगा। ये भावना किसने भरी? मैकाले साहब ने 1835 का एक्ट लाए, और उन्होंने एक करिकुलम बनवा दिया कि इस करिकुलम से जो पढ़ेगा वही शिक्षित माना जाएगा, और इस करिकुलम से जो पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगी। इससे भिन्न कुछ भी कोई पढ़ेगा वो नौकरी नहीं पाएगा, शिक्षित नहीं माना जाएगा।